हाय व्यूअर्स, मैं हुसैन जावेद और मेरे साथी उमर जावेद सिरे सागा के एक और जबरदस्त एपिसोड को लिए अमिताभ वाइब्स को लिए आपके साथ मौजूद हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, ऑलमोस्ट हम अमिताभ वाइब्स के उस हिस्से तक पहुंच चुके हैं कि अब ये लेट 80s का दौर है। तो इसमें भी अमिताभ के लिए हमने इस पे पहले भी बात की, मैंने भी और उमर भाई भी ने भी, कि उस बोताद से अमिताभ की क्लासिक फिल्में नहीं आ रही थी, बहुत डिप भी आ गया था। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जो आज भी एक कल्ट फिल्में मानी जाती हैं। वो कौन सी फिल्में हैं और इन फिल्मों ने उस मुश्किल दौर में अमिताभ को फायदा क्या दिया, बात करेंगे आज। लेकिन इन दो में से जिस पहली फिल्म पे आज मैं और उमर भाई चर्चा करने जा रहे हैं, उमर भाई से तो पूछेंगे कि उनके लिए ये फिल्म, अमिताभ बच्चन की फिल्म, माने क्या रखती है। मेरे लिए ये फिल्म बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, शायद उमर भाई मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और वो मेरे साथ एग्री भी हो सकते हैं, कि अगर अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन एरा को सम अप किया जाए ना उनकी एज के हिसाब से, दैट इज द मूवी। और फिल्म का नाम है मुकुल आनंद की और यश जौहर की फिल्म अग्निपथ। फरवरी 1990 में आई, अंडरवर्ल्ड के बैकड्रॉप में। और कहा जाए तो अमिताभ की एक, शायद उस दौर के हिसाब से, शायद एक डार्क फिल्म, एक डार्क शेड ली। तो उमर भाई, क्या हाल चाल है? पहले आप अपने हाल बताइए। बस यार, आपने अब इतनी खतरनाक मूवी का जिक्र कर दिया है, उसके बाद फिर क्या हाल हो सकता है यार। इतनी अंडरवर्ल्ड की मूवी, इंस्पायर्ड बाय ट्रू करेक्टर, उसके बाद और फिर अमिताभ बच्चन खुद अंडरवर्ल्ड का किरदार अदा कर रहे हो, तो फिर मेरे से बंदे का क्या हाल होएगा, आप खुद ही सोच सकते हैं इस चीज। लेकिन जो सवाल मैंने अभी, जो मतलब जो बात मैंने की, इस फिल्म पे तो आते हैं। और आपको पता है ये मकालमों की फिल्म है, इसमें जो मकालमों को चुनाव किया गया और फिल्म में जो लेविश लोकेशंस इस्तेमाल किए गए, एक्शन का बेपनाह इस्तेमाल किया गया, वो अपनी जगह। लेकिन आप समझते हैं, जो मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन एरा को, उनके एक्शन हीरो के जो एक इमेज था, ये उनकी एज के हिसाब से सम अप करने के लिए एक बेहतरीन फिल्म थी 1990 की। और एक्शन हीरो का इमेज जो 1977-78 से चला आ रहा था। आप इस बात से एग्री करेंगे? मेरे से आप सच पूछे तो मेरे नजदीक इस फिल्म की दो ही अहम बातें हैं। एक जो अहम बात खुद आपने कर दी कि ये फिल्म हम कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की एज अ एंग्री यंग मैन, और वो भी विजय के नाम के साथ, विजय के नाम के साथ एक आखिरी फिल्म एंग्री यंग मैन के तौर पर, एक अहम बात ये। और दूसरी अहम बात ये कि ये फिल्म जो अमिताभ बच्चन के करेक्टर को संलग कर बनाई गई है, ये मानिया सोरे, मुकुल एस आनंद इनका नाम है। लेकिन फिर आपने मुझे बताया है ऑफ द रिकॉर्ड के निक नेम इनका मानिया सोरे है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। इन पर ये जो है सॉरी, वो, सॉरी सर, आपको मैं इंटरप्ट करूं। मन्ने सूर्य आपने सही कहा, लेकिन मुकुल आनंद इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। ओ उनका सॉरी डॉन से सॉरी सॉरी, हाँ। अनंत इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, सॉरी। माधवी मध मैं नाम प्रोनाउंस शायद सही कर पाऊं, मनोहर अर्जुन सोरे, मनोहर अर्जुन सोरे। ये वो करेक्टर थे जिनका नाम है मानिया सूर्य, निक नेम है। और ये हुसैन भाई, असल में मैं इनकी देख रहा था जिंदगी, ये एक बड़े एजुकेटेड आदमी थे जो गैंगस्टर की दुनिया में आ गए, गैंगस्टरिज्म का हिस्सा बन गए, लेकिन ये बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े एजुकेटेड आदमी थे। और फिर इन्होंने वहां पर अंडरवर्ल्ड के कई गैंग्स खत्म करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। जहां तक ये डायरेक्टर साहब की बात है, मुकुल एस आनंद की, इनकी मैं क्रेडिट पर एक बहुत बड़ी फिल्म मानता हूं, एतबार फिल्म। अब एतबार फिल्म बिल्कुल ही और तरह की थी, आप जानते हैं। अच्छा, ये और तरह की फिल्म थी। इसके बाद ही मैं सस्पेंस खत्म नहीं करूंगा, हमने जिस फिल्म का जिक्र करना है वो भी इन्होंने डायरेक्ट की है। लेकिन बड़ा वर्सटाइल इनका मुझे यार काम नजर आया है मुकुल एस आनंद का, कि एक तरफ किस तरह की फिल्में एतवार जैसी और एक तरफ अग्निपथ जैसी फिल्म। तो जहां तक राइटर की बात है, तो राइटिंग इसमें एक से ज्यादा फर्क की थी। और कादिर खान का भी, इसमें जो आप डिलॉग्स की बात कर रहे हैं, उसमें कादिर खान का भी जारी बात है किरदार, फिर कादिर खान कोई चीज लिख रहे हो तो उसमें फिर वो डिलॉग्स और सब कुछ होता है। और एक और मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो फिल्म का टाइटल है अग्निपथ,
ये असल में जो अमिताभ बच्चन के फादर हैं, जो एक शायर रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन साहब, ये उनकी एक पोइम से लिया गया, उनकी एक पोइम से लिया गया अग्निपथ जो है। ये भी एक इंटरेस्टिंग इसकी बात थी। आप थोड़ा सा जरा मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो ये एक नाकाम फिल्म जो है वो है। 28 करोड़ इसका बजट था और सिर्फ 10 करोड़ जो है ये बना पाई थी। यानी इससे साबित हुआ कि व्यूअर्स को इस एज में, अमिताभ बच्चन इस एज में एक अंडरवर्ल्ड का करेक्टर अदा करते शायद उस तरीके से पसंद नहीं आए जिस तरह एक यंग विजय को वो पसंद करते थे एंग्री मैन के तौर पर। इसमें भी अमिताभ बच्चन ने बड़ी जबरदस्त अदाकारी की। खास तौर पर उन्होंने जो लहजा अपनाया, वो शायद लहजा हमें, मैं व्यूअर्स को कह रहा हूँ, हुसैन भाई शायद उसकी पैरोडी भी हमें कर दिखा दें। ये बड़ा अच्छा वो लहजा बोलते हैं इस तरह का। ये उस लहजे में बात भी करके दिखाएंगे अभी हमें थोड़ी देर तक। जी अच्छा, आपने तो मुझे इम्तिहान में डाल दिया, बल्कि आपने मुझे अग्निपथ में डाल दिया। आग का जो है ना, आग का रास्ता आपने मुझे उस पर डाल दिया। लेकिन वो आपकी बात सही सर। देखिए, कादर खान पे आपने मैंने दर्जनों दफा बात की, और क्यों ना करें यार। क्या जबरदस्त लिखते थे, क्या मुशाहिदा था, हमने कई दफा बात की है। लेकिन इस फिल्म की, जो मैंने कहा ना, मकालमों की फिल्म है, एक बहुत अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई जो मकालमों पे चली। ये मकालमे हमें गंगा जमुना सरस्वती में दिखाई नहीं दिए, तूफान में दिखाई नहीं दिए, जो उसके आसपास की फिल्में थी। मैं आजाद हूं में चंद अच्छे मकालमे थे जो हमने बात की पिछले हफ्ते। लेकिन अब जैसे आप देखें, जो एंट्री होती है अमिताभ की, कि जिस तरह से अपना वो इंट्रो करवाते हैं, जो आपने कहा कि विजय का अच्छा इस्तेमाल किया गया, कि विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम मास्टर दीनानाथ चौहान, उम्र 36 साल, 8 घंटा, ऐसे। और गांव पांडवा। जबरदस्त, मतलब जो वो उस पुलिस वाले के सामने बैठे होते हैं, जिनको बचपन से देख रहे होता है कि ये बच्चा कहीं बाहर से आया है, इसमें खौफ नहीं। और बॉम्बे जैसे बेरहम शहर में इसने अपने अपनी माँ का और अपनी जो बहन है उसको किस तरह पाला है, सड़कों पे सोने से लेके अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर जाने तक। तो ये जो उसके अंदर एक अहंकार था, और उसके अंदर जो एक कड़वाहट थी, और अपने बाप का वो बदला लेने की, कि मास्टर दीनानाथ पे गलत इल्जाम लगाया, मांडवा जैसे गांव से निकाल दिया, और वो मांडवा उसके दिमाग में बस गया कि एक दिन माँ को लेके मैं यहाँ पे आऊंगा। और फिर आपको वो सीन इसमें याद होगा, जब इसी इंस्पेक्टर को धमकियां मिलती हैं और अमिताभ बच्चन उसके घर में जाते हैं समझाने के लिए, क्योंकि इस पुलिस वाले के साथ उनका पुराना ताल्लुक भी होता है। तो जाते जाते बाप जो पुलिस वाले का बेटा कहता है कि डैडी ये कौन है, वो कहते हैं विजय चौहान। तो वो कहता है वो गुड्डा। तो जैसे अमिताभ पीछे मुड़ के देखता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं, इस समाज में लोग मुझे गुड्डा कहते हैं। और वो फिर एक जगह जाते हैं 5 स्टार होटल में, और वहां वो अपना गुस्सा निकालते हैं जब लोग कहते हैं मैं इस गुड्डे के सामने खाना नहीं बैठ के खा सकते। वो कहता है ये ऊंची सोसाइटी का लोग है, तो ये बहुत ऊंचा लोग है, और मैं साला गुंडा। ये जो उनके अंदर था ना, कि मुझे सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, हालांकि मैं उस माशरे में रहूं जहां पे आपको छीननी पड़ती हैं चीजें। अगर आप छीनेंगे नहीं तो कोई आपको मार देगा। तो सर, ये बहुत ही एक डिपिक्शन विजय दीनानाथ चौहान की इस फिल्म की जानी हुई है। यश जौहर ने प्रोड्यूस किया, और फिर बाद में ये कहा जाता है कि इनके बेटे की ख्वाहिश थी कि इस हवाले से, चूंकि ये फिल्म कामयाब मुनाफे के एतबार से नहीं हो पाई, तो इसकी रीमेक बनाने की भी कोशिश की गई, जो मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हुई। अच्छा हुसैन भाई, इस पे अमिताभ बच्चन का जिक्र तो हो गया, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, डैनी, नीलम, टीनू आनंद, यानी काफी कास्ट भी जो है वो काफी इसमें उसका किरदार अहम है। बहुत अहम था उमर भाई। और जो आपने कास्ट की बात की, अगर आप मुझसे पूछे ना जाती तौर पे, अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी शख्स की एक्टिंग ने मुझे इस फिल्म में इंस्पायर किया है, वो दो बंदे थे। एक तो इसमें विक्रम गोखले थे, जिन्होंने पुलिस अफसर का रोल अदा किया, और दूसरे थे कांचा चीना, जिनका रोल किया डैनी ने एक विलन के तौर पर। और आपको बताऊं कि डैनी की दहाइयों से ख्वाहिश थी कि वो अमिताभ के सामने आएंगे उस वक्त जब रोल उतना ही दमदार होगा जितना अमिताभ का होता है, वरना वो अमिताभ के सामने नहीं आएंगे। ये हालांकि अमिताभ के साथ उनकी फ्रेंडशिप भी थी। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि दिखाते हैं कि मॉरिशस का इलाका है, और वहां पर अ, विजय की और कांचा चीना की पहले आपस में मुलाकात होती है। अब ये जो सीन था, ये उनका टकराव था फिल्म में पहला। इन दोनों का सीन ये था। डैनी की आप शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि वो भी उस सेट पे बैठे थे, अमिताभ भी थे वहां पे। डैनी को उस टाइम चिढ़ हो रही थी कि मेरे मकालमे अभी तक मुझे मिले क्यों नहीं है। वो मुझे मिलेंगे, मैं उनकी रिहर्सल करूंगा, उसके बाद ही अमिताभ के आगे मैं जम के बोलूंगा।
जब जब उन्होंने आगे देखा तो अमिताभ उतने ही सुकून के साथ अपने मकालमों का इंतजार कर रहे थे और कोई हंगामा नहीं कर रहे थे। डैनी आज भी कहते हैं कि मुझे बड़ी शर्म आई यार कि इतना बड़ा सुपरस्टार है, जिसके सामने मैं 15 साल से आने की तैयारियां कर रहा था, उसको मकाल में आने की इतनी जल्दी नहीं, तो मैं क्यों इतना बेसब्रा हो रहा हूँ। लेकिन वो आप भी जानते हैं सर कि जहां हम विजय के मकालमे बोल रहे हैं, तो वो कांचा का मकालमा भी बहुत अच्छा था कि अपना असूल कहता है कि अगर दुश्मन की उम्र लंबी हो जाए तो उसके साथ दोस्ती कर। टकराव बहुत अच्छा था डैनी का और अमिताभ का। बिल्कुल। और डैनी की फिर ये ख्वाहिश आखिरी ख्वाहिश साबित नहीं हुई, बाद में भी डैनी को मौका मिला अमिताभ बच्चन के साथ आने का। तो डैनी वाकई डिजर्व करते हैं। डैनी की जिस तरह की एक्टिंग है, बाद में आकर वो अक्सर पॉजिटिव करेक्टर्स की तरफ भी आ गए थे, लेकिन जिस दौर का हम जिक्र कर रहे हैं 1990 का, तो इस दौर में वो ज्यादातर नेगेटिव ही उनसे करेक्टर मंसूब होते थे। बहुत जबरदस्त जो है वो उनकी एक्टिंग थी। अच्छा, इस फिल्म में जो कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन एक ऐसा रोल कर रहे थे, मतलब कि जो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था कि फिल्म का इसमें ना बॉक्स ऑफिस के तराजू में हिट ना होने की वजूहात में देख रहा था। एक ये कि अमिताभ जो है वो अपनी उम्र से बड़ा एक रोल में, साफ पता चल रहा था यार ये रोल अमिताभ बच्चन से कम 10-12 साल कम उम्र किसी एक्टर को देना चाहिए था। तो एक ये कहा जाता है कि साफ पता चल रहा था कि अमिताभ बच्चन को जरा ऐसा रोल दिया गया कि जिसमें अब अब देखिए ना उनका वो जब वो उन पर हमला होता है, कतराना हमला होता है, फिर वो अस्पताल में भी रहते हैं, फिर माधवी से जिस तरह उनकी मुलाकात होती है और फिर वो उस तरह के मामलात भी सारे। तो ये इस बात से आप एग्री करते हैं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद ओवर एज लग रहे थे इस करेक्टर को लेकर। कैरेक्टर को लेके आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे वो खुद कहते हैं कि उम्र 36 साल, यानी उस फिल्म में वो बज़ाहिर 36 साल के हैं, लेकिन असल में एक्चुअल में आपको पता है कि अमिताभ की उम्र उस टाइम थी तकरीबन कुछ 47 साल, क्योंकि फिल्म की हाँ, शूटिंग जो थी वो 87 में स्टार्ट हुई थी। बाद में बीच में ताखीर आती गई तो 1990 में जाके ये फिल्म आई थी। तो ये आपकी ठीक है कि इस एज से 10 साल वो थे पहले। लेकिन आप ये देखें ना कि विजय दीनानाथ का जो कैरेक्टर बनाया गया था, ये बनाई अमिताभ बच्चन के लिए गया था। अब आप कहेंगे कि कोई और भी इसमें हो सकता था, तो यही लोग कहते हैं, क्रिटिक्स आज भी कहते हैं कि फिल्म नाकाम क्यों हुई सर। हालांकि स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, इसमें एक्शन भी मिलेगा, मकाल में हमने सब बात की, वो मतलब मसाला पूरा था इसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये था सर कि इससे जब 87 में फिल्म रिलीज हुई ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नया था कि अंडरवर्ल्ड असली डॉन को लेके एक फिल्म बनाई जाएगी। लेकिन जब फिल्म ताखीर का शिकार हुई, कमल हसन की फिल्म आती है 87 में, तमिल में नया कुन, उसमें उन्होंने डॉन का रोल अदा किया और वो इब्तिदा थी। ये पहली बार एक मेन स्ट्रीम हीरो ने 1980 की दहाई के डॉन का किरदार अदा किया। जब वो रोल हो गया, उसके बाद उसी फिल्म का रीमेक बना हिंदी में देवान के नाम से, विनोद खन्ना और फिरोज खान, जो उसका हिंदी रीमेक था। ये अलग बात है, फिल्म अच्छी थी लेकिन नाकाम हो गई क्योंकि सीन ब सीन नया कुल थी। मिथुन की मुजरिम फिल्म आई थी 89 में और वो भी मुकम्मल तौर पे ऐसी ही थी और वो हिट हो गई थी। मुजरिम के फौरन बाद आई थी अग्निपथ, तो लोगों को लगा यार ये तो नया कुन और वो डॉन, मतलब वो जो है मुजरिम फिल्म है, ये तो वही चीज हमने देखी है, ये आ गई है। अगर ये 87 में ही रिलीज हो जाती तो इस फिल्म का मुस्तकबिल बेहतर होता। बेहतर होता है। फिर मेरा ख्याल है कि इसमें हमें उस तरीके से, आप मेरी तस्दीक कीजिएगा, जिस तरह अंडरवर्ल्ड में पॉलिटिकल कनेक्शन दिखाना चाहिए, उस तरह इसमें काफी ज्यादा लैक था पॉलिटिकल कनेक्शन में। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, ये जबरदस्त पॉइंट है कि इसमें सियासी वो चीज नहीं थी, हालांकि ये दिखाई जानी चाहिए थी। और आगे अंडरवर्ल्ड आने वाली फिल्मों में हमने कई दफा खुद भी बात की कि सियासी एंगल की अपनी अहमियत होती है, वो इसमें हाँ, वाकई में मिसिंग रहा था। लेकिन मेरे आपसे एक सवाल उमर भाई, सवाल ये है कि एक क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि मुकुल आनंद थे एक्सपेरिमेंटल किस्म के हिदायतकार, जहां वो अपनी मशहूर थे कि यार ये बंदा पता नहीं हर सीन पे इतना पैसा क्यों खर्च करता है और उतना रिटर्न आता नहीं है। ये इन पे अक्सर इस तरह की तनकीद भी होती रही। लेकिन बात ये कि उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, अमिताभ की आवाज में थोड़ा बदलाव किया। यानी मतलब अमिताभ की जो एक्चुअल आवाज है ना, वो थोड़ी सी ऐसे दिखाई जैसे ऑडियंस को लगा कि अमिताभ का गला खराब है या जानबूझ के ऐसी आवाज रखी गई है। तो कई लोग टूट अप नहीं हो सके उस आवाज के साथ, जो आवाज में बदलाव किया गया। हालांकि सर ये मैं भी समझने से कासिर हूं यार, व्हेन यू हैव अमिताभ बच्चन, व्हाई व्हाई यू वांट टू चेंज हिज बैरीटोन वॉइस। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैंने तो बात शुरू की और मैंने कहा कि मुकुल एस आनंद की
फिल्मोग्राफी हम देखें तो वहीं हमें नजर आ जाता है उनके एक्सपेरिमेंट। यार कहाँ एतबार फिल्म, क्या उसकी थीम है, क्या उसका प्लॉट है, क्या उसका सारा वो स्टोरी है, और कहाँ ये अग्निपथ फिल्म, और फिर कहाँ वो फिल्म जिसका हम अभी जिक्र करने वाले हैं आगे जाकर, वो भी नहीं की है हाँ ना जिसका जिक्र करना है। तो मैं तो मानता हूँ हाँ बिल्कुल ये एक एक्सपेरिमेंटल तजर्बाती, फिर कहाँ सल्तनत फिल्म, कहाँ इंसाफ फिल्म, मतलब कि नजर आते हैं इनके एक्सपेरिमेंट्स, नजर आते हैं इनकी फिल्मों में, नजर आते हैं इनके एक्सपेरिमेंट। और सबसे बढ़ के उमर भाई, ये जो फिल्में ना नया कुंड की बात करने, जो हमने बात की, मुजरिम फिल्म, दयावान, अग्निपथ, ये बात माननी पड़ेगी सर, कहीं ना कहीं इन सारी फिल्मों को मुतासर किया एक फिल्म ने जो हॉलीवुड की थी, स्कारफेस, जो कि अल पचिनो की फिल्म थी, 83 84 में आई थी। फिल्में 90% इसकी थीम वही आपको दिखाई देगी। तो ये वही चीज है कि उस चीज को 4 दफा हिंदी में आगे पीछे छाप दिया गया था, तो लोगों ने कहा यार हमने अल पचिनो को देखा है यार, बस करो यार। तो ये भी एक चीज थी जो इस फिल्म के लिए अच्छी नहीं गई। म्यूजिक फिल्म का बहुत फारिग था, एक भी गाने इस काबिल नहीं और याद भी नहीं कि यार, मतलब एक फिल्म बना रहे तो कम से कम म्यूजिक तो अच्छा हो। अच्छा, यहाँ मेरा आपसे सवाल है सर कि मिथुन चक्रवर्ती बहुत ज्यादा मायूस थे, आपने और मैंने बात की जब गंगा जमुना सरस्वती में उनके रोल पे कैंची चली और वो अमिताभ के साथ काम करना चाहते थे। इस फिल्म में उनको जो रोल दिया गया एक तामिल नारियल बेचने वाले का, और क्या लाजवाब एक्टिंग की है इसमें मिथुन ने। उनको आप यहाँ पे कहाँ रेट कैसे करते हैं? क्योंकि उनको जो अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, उनकी जिंदगी का वाहिद अवार्ड, वो इस फिल्म में मिला। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मिथुन चक्रवर्ती ने भरपूर जो है वो किरदार अदा किया, और खास तौर पर जब बंदा खुद बंगाली हो, एक बंगाली हो, और फिर किस तरीके से उन्होंने तमिल करेक्टर अदा किया। अगर कोई मिथुन चक्रवर्ती को नहीं जानता कि वो बंगाल के हैं, तो वो समझ ये फिल्म देखकर समझेगा शायद ये कोई तमिल से ही पकड़ा है, तमिल के कोई जो है वो एक्टर है इस तरह। लेकिन मेरे से आप जाहिर तौर पर पूछे ना, तो इस फिल्म में मिथुन ने थोड़ा सा अपने स्टेचर से नीचे का रोल लिया। आपने एक फिल्म का जिक्र कर दिया, मुजरिम फिल्म, मुजरिम। जी अब आप जी यकीन जी। करें, वो मुजरिम फिल्म यार वाकई बड़ी फिल्म यानी मिथुन के मैं सेंस में कह रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड के सेंस में कह रहा हूँ, होएगी उसकी थीम हॉलीवुड सेंस। लेकिन उस फिल्म को यार जिस तरीके से मुजरिम फिल्म को इंडियनाइज्ड किया गया है, फिर जिस तरीके से उसमें मिथुन चक्रवर्ती को वेल बेक्ड करेक्टर करके वो गैंगस्टरिज्म की तरफ और सारा ये दिखाया गया है, इतनी बड़ी फिल्म के बाद इस तरह आ जाना। लेकिन इसमें जारी बात है वो अमिताभ बच्चन की हैसियत एक दरख्त की, और दरख्त के नीचे फिर जारी बात है वो फिर शाखें छोटी रहती हैं, दरख्त नहीं बन सकती। तो शायद मिथुन ने ये सोचकर ये करेक्टर जो है वो उसने किया हो। मेरे ख्याल से मुजरिम फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती के लिए ये करेक्टर जो है वो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट, थोड़ा सा आप कह ले। अच्छा, इस फिल्म के हवाले से मेरा आखिरी सवाल ये है सर, बल्कि आखिरी 2 सवाल हैं आप सर, शॉर्ट आंसर, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट फिल्म पे जाएंगे। एक तो सर ये कि अमिताभ बच्चन से जब पूछा गया कि अग्निपथ फ्लॉप क्यों होगी, आपने तो अपना जी जान डाल दिया फिल्म में, डायरेक्शन भी कमाल थी, सब कुछ कमाल था, फ्लॉप क्यों होगी? तो अमिताभ बच्चन ने एक पॉइंट, जहाँ बहुत से पॉइंट किए वो हमने उससे बात भी करनी, मेन पॉइंट था क्योंकि मेरा करियर उस वक्त सही चल नहीं रहा था। मेरी इससे पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, जादूगर, और मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं, हमने खुद उसकी तारीफ भी की, लोगों को समझ नहीं, लेकिन कमाल फिल्म थी। आप अमिताभ बच्चन की इस बात से एग्री करते हैं कि पिछली फिल्म का बैगेज इतना था कि वो इस फिल्म पे नेगेटिव असर पड़ा? हाँ, मैं इत्तेफाक भी करता हूँ। और आप सच पूछे ना, आपने जिन 3 फिल्मों के नाम लिए जो तीनों फ्लॉप भी हुई, उन फिल्मों के मुकाबले में इस फिल्म अग्निपथ में अमिताभ के लिए बड़ी गुंजाइश थी। अमिताभ जी को जी। इस फिल्म में जिस तरह का करेक्टर दिया गया था ना, उन 3 फिल्मों के मुकाबले में यहाँ अमिताभ के लिए बड़ी गुंजाइश थी। लेकिन आप वाली बात भी सही है कि चूंकि ये फार्मूला लोग देख देख कर, कभी किस फिल्म की सूरत में, कभी धनवान, कभी मुजरिम सूरत में देख कर, एक व्यूअर होता है ना, व्यूअर असल में अपने आप को, जब व्यूअर को लगे ना यार ये तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो अपनी टिकट पर जितना भी उसने सन्ना खर्चा किया, वो पता है आपको इंटरवल से पहले ही सीट छोड़कर आ जाता है। ऐसे ही है, व्यूअर बादशाह होता है, वो इंटरवल से पहले ही कहता है चल यार ये अपन को बेवकूफ समझ रहे हैं, ये कितनी दफा इन्होंने ये चीज भेजी, वो इंटरवल से पहले ही बाहर निकल आता है। जो व्यूअर है ना वो इस तरह का होता है। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा जिसमें मैंने कहा और मेरे नजदीक ये बात दमदार है कि वो लग रहा है फिल्म में कि यार अमिताभ बच्चन अपनी एज के मुकाबले में जरा, मतलब कि जो करेक्टर होना चाहिए कम एज का होना चाहिए, और अमिताभ बच्चन से ये काम लिया जा रहा है जो उन्होंने भरपूर तरीके से किया।
तो ये कुछ ओके। वजूहात थी, लेकिन इस फिल्म में उन 3 फिल्मों के मुकाबले में, जादूगर जैसी, तूफान जैसी या मैं आजाद हूँ जैसी फिल्म के मुकाबले में, यहाँ अमिताभ के पास गुंजाइश बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल भरपूर तरीके से। इसका रीमेक भी आपने देखा होगा 2010 में। मुख्तसरन आपसे पूछूं, और वो करण जौहर ने बनाया, जो उनके बाप ने बनाई, यश जौहर ने, अग्निपथ 1 और अग्निपथ 2 ऋतिक रोशन को लेके, संजय दत्त को लेके बनाई। आपसे बिल्कुल मुख्तसरन चाहता हूं कि उमर जावेद को ऋतिक रोशन की अग्निपथ और अमिताभ की अग्निपथ में क्या फर्क लगा? क्या ये बेहतर कोशिश थी या ये कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी? यार मैं आपसे खुलकर कह रहा हूँ, मैं वो पूरी फिल्म देख ही नहीं पाया। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि मैं अगर सिनेमा में गया होता और अग्निपथ जो ऋतिक रोशन वाली मैं देख रहा होता, मैं इंटरवल से पहले ही आ जाता बाहर। ठीक है, तो इसी तरह मैंने वो जब सीडी का दौर था, सीडी या डीवीडी जो भी वो किया, तो मैंने वो फिल्म आधी से भी पहले करके जो है वो निकाल दी थी। ये मैं खुलकर आपके सामने तरफ कर रहा हूँ। अब आगे आप खुद अच्छा। सोच लें। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आपको प्रियंका चोपड़ा भी रोक नहीं सकी वो फिल्म देखने के लिए। ये बिल्कुल सही है। इस फिल्म को समझ कर तो प्रियंका एक चोपड़ा लाइन में मुझे किसी भी फिल्म में नहीं रोक सकी। प्रियंका चोपड़ा मुझे किसी भी फिल्म में नहीं रोक सकी। ओके ओके। इस फिल्म को समझ करते एक लाइन में मैं सिर्फ यही कहूंगा सर कि वो ये फिल्म जब फ्लॉप हो गई थी तो बोनी कपूर ने बड़ा तंज किया था, और उस दौर में उन्होंने कहा था, क्योंकि अनिल कपूर की गुड्डी बड़ी ऊपर चढ़ रही थी उस वक्त, बोनी कपूर ने अमिताभ पे तंज किया था, और अमिताभ ने काफी साल इस चीज को माइंड भी किया कि जितनी अमिताभ की ये फिल्में फ्लॉप फिल्में पैसा कमा रही हैं, इतनी तो अनिल कपूर की फ्लॉप फिल्में इससे ऊपर पैसा कमा रही हैं। तो अमिताभ का टाइम खत्म हो चुका है। इस बात को लोग जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है। लेकिन बहरहाल ये उनकी बात है, तो इंडस्ट्री में हर हर बंदे को अपनी बात कहने का हक है। अगली फिल्म पे चलते हैं। मैं उमर भाई को लेके जा रहा हूँ अगली फिल्म पर। सिमिलैरिटी क्या है? फिल्म तो अगली है, अमिताभ बच्चन उसमें भी है। फिल्म तो अगली है, मुकुल आनंद डायरेक्टर उसके भी हैं, डैनी भी उसमें है। और इस फिल्म का नाम है, 1991 में ये फिल्म आई थी सर, जनवरी में या फेब में आई थी। उस फिल्म का नाम है हम। मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। अमिताभ बच्चन, गोविंदा, रजनीकांत, किमी काटकर, डैनी, अनुपम खेर, कादिर खान। और वेंडेटा के ऊपर फिल्म थी। और वही जो होता है कि एक फैमिली जो है वो गरीब फैमिली है और पोर्ट पे रहती है, और कैसे वहां पे हालात ऐसे होते हैं कि पोर्ट के मालिक उनको तबाह करने के पीछे होता है, और कैसे अमिताभ को अपने भाइयों को लेके वहां से मजबूरी में जाना पड़ता है, उनकी महबूबा पीछे छूट जाती है, और कैसे अमिताभ एक टाइगर जो एक बदमाश किस्म का बंदा है, उससे अपने आप को एक शरीफ आदमी शेखर की शक्ल में ढालते हैं ताकि उनके भाई अच्छी तालीम हासिल कर सकें। ये फिल्म थी हम, जिसमें ब्रदरहुड पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। उसका गाना आज भी लोग सुनते हैं कि एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। क्या देखते हो उमर भाई? ये भी एक चाइल्डहुड मेमोरी ही है, और जहां ये हम का ब्रदरहुड मशहूर है, वहां जुम्मा चुम्मा दे दे गाना आज भी उसकी धूम है, आज भी लोग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आप हम फिल्म को कैसे देखते हैं? अमिताभ बच्चन ने अपने स्ट्रक्चर को बड़ा गिराया यार, ऐसा गाना करके, ऐसा बजारी गाना गाकर। हमारे ऐसे जो अमिताभ अमिताभ को मानने वाले लोग हैं, उनको उनको कम से कम जो है वो उस टाइम हमें वो गाना पसंद आया हो, लेकिन बाद में हमने कहा यार ये क्या बजारी तरह का गाना। पहले मैं गाना क्लियर कर दूं, बाकी फिल्म के गाने बड़े अच्छे हैं कई। बाकी हाँ, कागज कलम दवात ला लिख दूं, तो इसी इसी फिल्म का गाना है ना, जी कागज जी, कलम दवात ला। हाँ, ये गोविंदा का। गोविंदा का। असल में ये फिल्म है, बड़ा अच्छा आपने खुद कह दिया, एक सफर टाइगर से शेखर का। टाइगर से शेखर का, वो टाइगर जो एक और तरह की जिंदगी गुजार रहा है, गुंडा, और फिर जिस तरह उसके बाप को मारा गया है, उसकी उसकी माँ के साथ जो है उस तरह, और फिर वो जिस तरीके से अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करता है। और फिर लैंडस्केप का फर्क भी, यानी पहले क्या लैंडस्केप है और फिर ऊटी जैसा लैंडस्केप। और वहां पर फिर शेखर का करेक्टर जो एक सादा सा फार्मर बना हुआ है और इस तरह कर रहा है। और फिर जो आपने दिखाया कि फिल्म में भाइयों का रिलेशनशिप लेकर, यानी दरमियान में ऐसा भी लगा कि जैसे अ, अपने लव को भी सेक्रीफाइस किया जा सकता है भाइयों के रिश्ते की खातर। भाइयों को रिश्ते की खातर जो है वो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये फिल्म का असल थीम जो है, ये ब्रदरहुड के गिर्द जो है वो घूमता है, जो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी। बाकी कास्ट बहुत हैवी, आपने कास्ट का नाम भी ले लिया, मतलब कि कास्टिंग इसकी बहुत हैवी है। रजनीकांत जहां हो, गोविंदा जहां हो, अनुपम खेर हो, कादर खान हो, शिल्पा शिरोकर हो, डैनी हो, किमी कार्टर हो, बहुत हैवी कास्ट के साथ ये फिल्म थी। आप इस फिल्म की कास्ट हैवी थी, अमिताभ बच्चन ने कोशिश की, इसकी कामयाबी या नाकामयाबी के बारे से मेरा सवाल आपसे।
अच्छा, सर ये फ़िल्म जो है ना, अब हैरानकुन बात है उमर भाई, कुछ चीज़ होती है जो हमारी समझ से बाहर होती है। मैं आज भी इसको एक अच्छी फ़िल्म मानता हूँ, मैं इसको एन्जॉय भी करता हूँ कहीं न कहीं, मुझे पसंद भी है कि अमिताभ ने यंग टू ओल्ड रोल किया और वो अच्छा था। लेकिन ये फ़िल्म जो थी सर, दैट वाज़ द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल फ़िल्म ऑफ 1991 एंड अमिताभ गॉट द बेस्ट एक्टर फ़िल्मफेयर अवार्ड फ्रॉम दैट मूवी। ये बहुत अहम बात है। आप देखिए, और ये अवार्ड अमिताभ को डॉन, अमर, अकबर, एंथोनी के बाद मिला था, तकरीबन 1 दहाई के बाद। तो ये इस फ़िल्म की अहमियत है कि लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। और वही एक बात है कि वो जो आपने कहा ना कि शायद आज हमें वो गाना इतना पसंद नहीं आ सकता, जुम्मा चुम्मा दे दे, और शायद अमिताभ को वो गाना नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये भी कहते हैं, इस फ़िल्म की कामयाबी में 70% हाथ उस गाने का था, जिसकी उस दौर में रिकॉर्ड ऑडियो कैसेट्स बिकी थी, क्योंकि वो ऑडियो कैसेट्स का दौर था सर। तो उस इस गाने ने 4 चाँद लगा दी थी इस फ़िल्म को। यार तो लोग पाकिस्तान के गली मोहल्लों में ये गाना चलता था। पाकिस्तान के गली मोहल्लों इलाकों, हाँ, आपको पता है, वहां पर भी ये गाना हिट हुआ था। तो ये आपने सही बात कर दी गाने की वजह से। देखें, अमिताभ की एक्टिंग पर कोई डाउट नहीं, अमिताभ की एक्टिंग अपनी जगह, इसमें ही बेहतरीन। वो मुझे सीन, अगर आपके पसंदीदा सीन कौन सा है, जब अमिताभ बच्चन अपने भाई का रिश्ता लेने के लिए जाते हैं, वो अपने हाँ, आप को साबित करता है ऐसे बहुत दूर, लेकिन वो पकड़ा जाता है कि यार जूता पीछे से फटा होता है, थोड़ा सा ना जूता सही नहीं होता, हाँ। तो वो एक कादिर लाजमी खान होता पकड़ है। लेते हैं, जी। कादिर खान उनको पकड़ लेते हैं। कादर खान जो चाहता है कि मैं मिलिट्री अफसर हूँ, मेरी बेटी की भी शादी किसी मिलिट्री मिलिट्री के वाले के साथ हो। ये होता है मिलिट्री के लोगों में, पाकिस्तान इंडिया में खास तौर पर, ये एक तरह का आप कॉम्प्लेक्स कह लें। तो वो अमिताभ की एक्टिंग पर कोई कमाल नहीं। अमिताभ जिस तरह वो है भाई के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं, फिर जब टाइगर के दौर में वो जरा एक रियलिस्टिक तरह का एक वोकल करेक्टर है, फिर जिस तरह वो अपने आप को शंकर के करेक्टर में ढालते हैं, उस करेक्टर में कोई नहीं। लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली और थोड़ा सा बेरहमाना होकर फिल्म का प्लॉट का तजिया करेंगे ना, तो ये भी काफी घिसा पटा हुआ जो है वो थीम, मैं थीम की बात कर रहा हूँ। ये थीम जो है काफी घिसी पिटी, हाँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट दौर की मूवीज की, चलती का नाम गाड़ी, और उस दौर में जब जी, जी। भाइयों ब्रदरहुड पर मबनी फिल्में, ये उस दौर का सारा जो है ना वो था। बल्कि 60s 70s ये चीजें काफी लोग देख चुके थे। देख चुके थे उमर भाई, और शायद आप इस बात से भी इत्तेफ़ाक करेंगे कि हम फ़िल्म में भी जो था ना, वो फ़र्क आया था हिदायतकारी का। मुकुल आनंद फिर वो थोड़े एक्सपेरिमेंटल काम करते थे, उनका कैमरा वर्क बहुत कमाल का होता था। और ये चीज़ हम फ़िल्म में भी, हमने अभी इससे पहले अग्निपथ में बात की, और आगे जब हम खुदा गवाह पे बात करेंगे, तीनों फ़िल्में मुकुल आनंद की थी अमिताभ के साथ। और उनकी हिदायतकारी इतनी अच्छी थी कि वो कई चीज़ें जो थी ना, कि स्टोरी नई नहीं थी, लेकिन ट्रीटमेंट इतना अच्छा था कि लोगों ने पसंद किया। और फिर जो जोड़ी बनाई उन्होंने, गोविंदा उस टाइम के, आपको पता है कि मोस्ट बिज़िएस्ट एक्टर थे। 38 फ़िल्में उस टाइम उनकी फ्लोर पे थी। लेकिन जब उनको पता चला कि यार इस फ़िल्म में उनको अमिताभ के साथ रोल करने का मौका मिल रहा है, तो ये उनके बचपन की ख्वाहिश थी कि यार अमिताभ बच्चन के साथ बाकी सब फ़िल्मों को डेट्स दे दो, मैं ये फ़िल्म पहले कंप्लीट करूँगा। और फिर अमिताभ के फ़ेवरेट, उनके जिगरी यार हमारे तमिलनाडु के रजनीकांत, जब वो फ़िल्म में आए, तो आप देखिए फ़िल्म, आपने भी कहा है अमिताभ की फ़िल्म, लेकिन जितना अच्छा स्क्रीन स्पेस दिया है मुकुल आनंद ने रजनीकांत को, गोविंदा को, तो कहीं से लगता नहीं कि उनसे बहुत ज्यादती हुई है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया। नहीं, गोविंदा के साथ तो देखें ज्यादती होना बनती भी नहीं थी, क्योंकि आपके भी जेहन में होगा 1991 का हम ही जिक्र कर रहे हैं। 1991 तक गोविंदा, खैर शुरू तो वो अपने डांस करियर से हुए थे, लेकिन याद कीजिए गोविंदा ने अपने आप को फैमिली मूवीज का हीरो मनवा लिया था। फैमिली मूवी, हाँ, भाभी, देवर, चुनिया, वो क्या नाम है, सुरख फिल्म राजेश खन्ना वाली। ठीक है, ठीक है, घर उन्होंने घर अपने की आप, कहानी। हाँ, घर घर की कहानी, बिल्कुल, उन्होंने अपने आप को एक फैमिली मूवीज जो होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम वाली मूवी, छोटा भाई, अच्छा भाई, ताबेदार बेटा, फिर उसको बीवी भी अच्छी मिल जानी है, और फिर उसने बाप का वफादार भी रहना है, माँ का वफादार भी रहना है। गोविंदा अपने आप की ये छाप एस्टेब्लिश करवा चुके थे, मत भूलिए। हम फिल्म हाँ। तक गोविंदा अपने साथ ये छाप बनवा चुके थे। तो गोविंदा तो जस्टिफाइड किया गया, उनको ये स्पेस देना बनता था इस फिल्म। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि सर, जिस तरह हमने कहा ना कि अग्निपथ में हमने टकराव देखा विजय दीनानाथ चौहान का, और उनके सामने थे कांचा चीना डैनी। यहाँ पे अमिताभ जो थे एज टाइगर, और उनके सामने जो टकराव था, वो था अगेन डैनी, लेकिन उनका रोल था बख्तावर का, जो एक कंपनी का मालिक होता है, जो कि
उस पोर्ट पे उसके जहाज आते हैं, मजदूर उसके अंदर होते हैं। ये टकराव आपको कैसा लगा? ये भी मतलब डैनी ने इसमें भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की इसमें। इसमें एक बात तो ये कि दरमियान में कुछ देर के लिए डैनी का करेक्टर जरा बैकग्राउंड पीछे चला हाँ, जाता है, ऐसे ही है ना। शुरू में वो करेक्टर होता है जब तक टाइगर है, फिर जब दिखाते हैं कि टाइगर शंकर बना है ऊटी जाकर और सारा, वो उसके बाद फिर जब वो डैनी जेल से बाहर आते हैं, फिर उनका जो है वो किरदार निकलता है। तो अग्निपथ का मैं मुकाबला इसलिए नहीं करूंगा, वहां साइड बाय साइड चीज चल रही है, डू यू एग्री? जी, जी। वहां साइड में, यहाँ थोड़ा सा जरा डैनी ब्रेक कर रहे हैं, डैनी के कैरेक्टर को ब्रेक किया गया, फिर बाद में निकाला गया। बहरहाल टकराव अच्छा था, हम पहले भी बहुत ज्यादा। पिछली फिल्म में भी बात कर चुके हैं डैनी की कैरेक्टर एक्टिंग पर। आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद हम इस अपनी सभा को, अपनी बैठक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। किमी काटकर का बहुत अहम रोल था इसमें। जुम्मा उनका नाम था, वो अमिताभ के साथ थी, उन्होंने अमिताभ का मतलब टाइगर है उनका डाउनफॉल भी देखा, उनकी बदमाशी को भी देखा। वो सीन जहाँ पे वो ट्रेन पे अपने भाइयों को लेके जा रहे होते हैं और वो उसको हाथ देते हैं, आओ तुम मेरे साथ चलो, वो नहीं आती और बाद में सिंगर बन जाती। आपको लगा कि वो इतनी बड़ी कोई रीजन नहीं थी, शी शुड हैव कम विद हिम, कि वो पीछे रहेगी? ऐसा नहीं था, मतलब अगर वो आ जाती तो क्या, मतलब क्या फर्क था? शायद वो ये समझ रही हो कि यार ये भाइयों की मोहब्बत में ना कुछ हो जाए, भाइयों की जो है, शायद इसका आंसर ये है, अगर आप इससे थोड़ा बहुत अग्री करें, यही वजह हो सकती है। और क्या वजह हो सकती मैं आपकी राय बस जानना चाहता कि मुझे इसी चीज को ना डायरेक्टर लेके चला कि कुछ साल बाद दोबारा मिलेंगे, दोबारा वो है? हाँ, चीजें जागेंगी, लेकिन उस मूवमेंट के लिए कुछ रीजन आई थिंक और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी। ये नहीं कि वो जा भी सकते थे और वो नहीं गए। ये असल में रीजन इसका, अगर हम देखें ना, जो इसके स्क्रिप्ट और प्लॉट को देखें, अगर हम प्लॉट पढ़े, देखे नहीं पढ़े अगर, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि ड्यू टू ब्रदर्स, कि उसके भाई के, अमिताभ बच्चन को अपने भाइयों के साथ जो है वो उस तरह जो भी करना चाहिए, कहीं में आ गई। लेकिन ये वही बात है, हमारी एक एक हो सकती है एक तरह की हाइपोथेसिस ही है हमारा, इस वर्ष से हटवी बात नहीं। बाकी किमी कार्टर के साथ भी अमिताभ बच्चन का आने का फैसला, ये किमी कार्टर के लिए बहुत बड़ी एक बात होगी। लेकिन किमी कार्टर कभी अपने दम पर कोई फिल्म संभाल नहीं सकी, उनको हमेशा कोई हीरो ही तगड़ा चाहिए, तभी अपने दम पर ही नहीं किमी कार्टर, जिस तरह अब आप देखिए ना। आखिरी आखिरी बात करूंगा, अपने दम पे वो जो कर सकी ना, वो फैमिली के साथ उस वक्त देखा नहीं जा सकता था। उनका दम मतलब वो कुछ फिल्मों की वो छोड़ दें आप, तो यही नहीं, आपने कहा कि अब इसमें उनका। शिल्पा शिल्पा शिरोकर, शिल्पा शिरोतर भी है, ठीक है। अब मैं आपको कई फिल्में बता सकता हूँ जो शिल्पा शिरोतर ने आपको संभाल कर दी, संभाल कर, मैं कई फिल्में कि यार उसमें अगर वो हीरो ने की और हीरो भी होता, लेकिन शिल्पा शिरोतर की वजह से वो फिल्म सही रहेगी। तो किमी कार्टर तो इस तरह का मुकाम बना भी नहीं सकी। ये आपकी बात सही है। किमी कार्टर को अगर याद रखा जाएगा ना, वो इस फिल्म और इसके वो जो गाना है ना, उसके उसी गाने की की वजह वजह से से याद। That's it. That's it. बारह व्यूज आपने देखा कि हमने अमिताभ बच्चन की दो उन फिल्मों के बारे में बात की, चाहे उसमें हम हो या अग्निपथ हो। ये अमिताभ का वो फेज है जब एंग्री यंग मैन का इमेज अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। अमिताभ एज अ यंग हीरो अब बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, लेकिन ये डाउनफॉल, ये जिंदगी का हिस्सा होते हैं और यही अमिताभ बच्चन ने भी साबित किया। फिल्में आज भी ये पसंद की जाती हैं, लोग आज भी देखते हैं। नेक्स्ट वीक आएंगे अमिताभ वाइफ्स के साथ दोबारा। मुझे और उमर भाई को इजाजत दीजिए। ऑल द बेस्ट।